नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का नज़रिया नीतीश कुमार और नायडू बाबू के प्रति बदल रहा है? बदला बदला लग रहा है। यानी जो गर्मजोशी इस सरकार की शुरुआत में मोदी और नीतीश नायडू के बीच में थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो गर्मजोशी थी, वो अब नहीं दिख रही, वाकई नहीं दिख रही। अब आज ही का दिन देखिए, आज 100 दिन एनडीए सरकार के पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, 100 दिन का जश्न। लेकिन इस पूरे फंक्शन, इस पूरे जलसे में, जश्न में जो किंग मेकर थे, जिनके बदौलत ये सरकार बनी, वो नीतीश कुमार और नायडू बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ना नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया, ना नायडू बाबू को दिल्ली बुलाया गया, ना ये जो किंग मेकर हैं दोनों, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी हैं, इनकी कोई बातचीत हुई, कोई संवाद हुआ, कोई तस्वीर आई, कोई ट्वीट हुई 100 दिन को लेकर? नथिंग। अगर दिल्ली में आज कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 100 दिन के जश्न में या तो अमित शाह दिखे, या फिर मोदी जी थे, या फिर नड्डा दिखे। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया। 100 days in government, first 2 terms of Prime Minister Modi. 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज अब दोस्तों, हैरत इसलिए हो रही है कि 4 जून को जब मोदी जी को सिर्फ 240 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में, तो उन्होंने बीजेपी की मीटिंग नहीं बुलाई, बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई। उन्होंने सबसे पहला फोन किया पटना, नीतीश कुमार से बात की। दूसरा फोन नायडू बाबू के पास गया, और जो मीटिंग करी वो बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, वो एनडीए की मीटिंग बुला ली और सीधे समर्थन की चिट्ठी ले ली नीतीश से, नायडू से। बीजेपी भूल गए, एनडीए को बना लिया, और एनडीए रट लगा ली मोदी जी ने। उस वक्त लोगों ने पूछा भी कि सरकार बीजेपी की है, तो मोदी जी ने कहा नहीं, ये एनडीए सरकार है। और उस वक्त जब नीतीश और नायडू दिल्ली आ रहे थे, तो मोदी जी ने लाल कालीन बिछा दी, स्वागत में फूलों से तौल दिया, मालाएं पहना दी। लेकिन आज 100 दिन के बाद ना मोदी जी को नीतीश याद हैं, ना अमित शाह को याद हैं। चाहे 100 दिन की किताबें हों, चाहे 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह मोदी है। अब दोस्तों, आज कई सवाल हैं, कई बड़े सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नीतीश कुमार को वाकई 100 दिन के इस जश्न में, जलसे में बुलाया नहीं गया? मोदी जी का फ़ोन नहीं गया, अमित शाह का फ़ोन नहीं गया। क्या नीतीश कुमार को बुलाया नहीं गया, या नीतीश कुमार खुद आना नहीं चाहते हैं? वो नीतीश कुमार जो जून के महीने में जब सरकार बन रही थी, बार बार आ रहे थे मोदी जी से मिलने के लिए, बार बार चाय पी रहे थे मोदी जी के साथ, गले मिल रहे थे, वो नीतीश कुमार अब दिल्ली क्यों नहीं आते? मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्या नीतीश कुमार और मोदी के बीच में संवादहीनता है, और क्या नीतीश कुमार कोई और प्लान उस पर काम कर रहे हैं? अब दोस्तों, जो सवाल नीतीश बाबू को लेकर उठ रहे हैं, वही सवाल नायडू बाबू को लेकर भी हैं। नायडू बाबू को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर जो हैदराबाद से दिल्ली तुरंत पहुंच जाते थे, कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी निर्मला सीतारमण से मिल रहे हैं, कभी मोदी जी के यहाँ जा रहे हैं, वो नायडू बाबू 100 दिन के जलसे पर, इतने बड़े इवेंट पर दिल्ली में क्यों नहीं थे? क्या उन्हें भी नहीं बुलाया गया था, या वो भी आना नहीं चाहते थे? या हकीकत यह है कि जिस मदद की दरकार थी, उम्मीद थी, मोदी जी से वो मदद नहीं मिल रही है? और क्या किसी प्लान बी पर काम कर रहे हैं? और क्या ये सही बात है कि नवंबर के महीने का इंतजार ना सिर्फ नीतीश कुमार को है, नायडू बाबू को भी है? नवंबर के महीने का इंतजार, जब चारों राज्यों के नतीजे, क्रूशल डिसीजंस देश के सामने होंगे, जहां हो सकता है मोदी जी के हाथ से महाराष्ट्र निकल जाए, हरियाणा निकल जाए। क्या उस नवंबर के महीने का, उन सर्दियों का नायडू बाबू को बेइंतजार है? अब दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा सवाल नहीं है कि 100 दिन के जलसे में ना नीतीश कुमार हैं, ना नायडू बाबू हैं, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है, उन्हीं को आपने नहीं पूछा, या फिर वो लोग आए नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल है,
और आगे जो इस सरकार का जो फ्यूचर, इस गठबंधन का जो फ्यूचर है, उस पर बहुत सी आशंकाएं लोग व्यक्त करने लगे। और आज मेरी कोशिश है कि एक दो की जगह मैंने आज कई एक्सपर्ट्स को बुलाया, क्योंकि मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश नायडू क्यों नहीं आए, क्यों ये फंक्शन 100 दिन का जो मोदी जी की सालगिरह के साथ क्लब कर रहा था, ये सिर्फ मोदी 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 ही क्यों हो गया, सिर्फ मोदी और अमित शाह ही क्यों दिखे, नीतीश नायडू क्यों नहीं। चिराग पासवान तो छोड़ दीजिए जिनके 5 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे छोड़ दीजिए जिनके 7 सांसद हैं, लेकिन जिसके 16 सांसद हैं, जिसके 12 सांसद हैं, वो नीतीश नायडू अगर समर्थन वापस ले लें, सरकार गिर जाए, उनको भी नहीं पूछा गया। क्या मोदी जी का मिजाज कुछ अलग है वाजपेयी से? क्या वजह है? क्या कुछ वाकई खटपट है, कुछ होने जा रहा है नवंबर के महीने में? तो सबसे पहले आज मैंने न्योता दिया जावेद अंसारी को, 30-40 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति को कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में रहे, उनको बुलाया मैंने कहा उनसे भी पूछता हूँ। उमाकांत लखेड़ा जो 1988 से लोकसभा देख रहे हैं, उनको तो बुलाना बहुत ही ज़रूरी था। प्रोफेसर रवि कांत जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप भी बोलिए आज इस पर। अभिषेक कुमार को बुलाया, क्योंकि मैंने कहा कि क्या नीतीश के मन में चल रहा है, आज दिल खोल के बोलिए, आज 100 दिन की बात है। सीधे चलते हैं इन एक्सपर्ट्स के पास, समझने की कोशिश करते हैं इन सर्दियों में, आने वाली सर्दियों में होने क्या जा रहा है। रविकांत जी, पहला सवाल आप ही से। 100 दिन का जश्न है और इस जश्न में नीतीश कुमार नहीं है मोदी के, इस जश्न में नायडू बाबू नहीं है, इस जश्न में एनडीए नहीं है, ये जश्न सिर्फ बीजेपी का हो रहा है। यानी सरकार चल रही है नायडू और नीतीश की बैसाखी से, लेकिन 100 दिन का जो जश्न है, जो महफिल है, वो मोदी के ही नाम है और अमित शाह ही उसको मना रहे हैं, बाकी मंत्री बना रहे हैं, एनडीए कहीं नहीं दिख रही है। असल मोदी जी हरजाई हो गए हैं, हरजाई समझते हैं ना आप? ये बेवफा होना, अभी जिसके कंधों पर सवार हैं नीतीश और नायडू के, इतने जल्दी भूल गए। लेकिन इसकी जरा वजह आप समझिएगा कि मोदी जी बहुत कहिए एकदम साफ खेलते हैं। जहां कुछ संघर्ष हो, झगड़ा हो, वहां जाते ही नहीं है, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो या फिर एनडीए की राजनीति हो। आप याद कीजिए, जब बीजेपी के भीतर माने ठीक नतीजों के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, गडकरी जी अलग थे, कुछ और चुनौतियां मिल रही थी, तो मोदी जी बीजेपी के बीच नहीं गए, माने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई तो एनडीए की बैठक बुला ली और उसमें नेता बन गए। अब की स्थिति क्या है कि कास्ट सेंसस पर नायडू जी ने बोल दिया है। इधर नीतीश कुमार का तो अपना पुराना एजेंडा है ही, कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा घेरे हुए हैं, तो इसमें फंसे हुए हैं मोदी जी। और जब अब उनके साथी ही बोलने लगे हैं, तो ऐसे में वहां जाना ही नहीं है मोदी जी को। इसलिए अब वो जश्न एनडीए का नहीं हुआ, वो जश्न बीजेपी का हुआ। बीजेपी भीतर से शांत हो गई है थोड़ा सा। सही बात कही। उन्होंने कहा कि जश्न जो है, शुरू में जब ये सरकार बन रही थी तो जश्न एनडीए का हो रहा था, लेकिन जब सरकार चलने लगी, भले ही धक्का दे के चली, जब मोदी जी की ट्रेन चलने लगी, आगे बढ़ने लगी, तो वो फिर नीतीश और नायडू को भूल गए। लेकिन हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो। मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूं, फिर मैं अंसारी साहब के पास आऊंगा और फिर मैं नीतीश के बारे में पूछूंगा अभिषेक कुमार से। लखेड़ा साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये जो दो बाराती हैं, स्टार बाराती मैं कहूंगा, नायडू और नीतीश कुमार, आज की बारात में शरीक नहीं हुए? कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी दिल्ली नहीं आए थे, नीतीश कुमार का सीधा संवाद भी नहीं है। नायडू बाबू कम से कम मिल तो रहे मोदी जी से, लेकिन नीतीश कुमार तो आ नहीं रहे हैं। और नायडू बाबू जो छोटी छोटी बातों पर दिल्ली पधारते थे, सबसे मिलते थे, 100 दिन पूरे हुए हैं, आज तो नायडू बाबू को तो आना चाहिए था। लखेड़ा साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जो बोला है, मुझे तो वो सीरियल याद आ रहा है। 100 दिन जो एनडीए के हो रहे हैं, तो ये भाजपा अपने 100 दिन बता रही है। तो इसमें तो मुझे वो सीरियल याद आ रहा है, टीवी का, टेलीविजन का, 20-30 साल पुराना, कि 100 दिन सासू के 100 दिन। और आप ये बताइए कि देखिए, कई बार क्या होता है कि आपका दर्द जो है ना, दर्द घुटने में होता है,
या सरदर्द होता है, लेकिन बहाना बनाया जाता है घुटने पे पेन हो रहा है। देखिए, अचानक एक ही दिन एक ही स्वर में अगर नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने फुलझड़ी छोड़ दी है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ पक रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में, बाबू की पॉलिटिक्स में। बाबू इस तरह की पॉलिटिक्स में बड़ा दिमाग से काम करते हैं और वो चुपचाप रह करके, उनके दिमाग का कोई पता नहीं करते। जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके दिमाग का पता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू इतना इतना ढंग से शतरंज की चाल से चल रहे हैं कि वो 4 महीने का इंतजार कर रहे हैं, 4 राज्यों के इंतजार कर रहे हैं, 3-4 महीने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पत्ते खोलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रबाबू नायडू का अभी प्लान ए में काम कर रहे हैं। वो मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ गोटियां भिड़ा रहे हैं। पीयूष गोयल को सुना तैनात कर रखा है कि पीयूष गोयल को कान में बोल दीजिए, फोन करके बता दीजिए, और जो जो आपकी समस्याएं पीयूष गोयल मोदी जी से, अमित शाह से बात कर लेंगे और रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जिस गति से आंध्र प्रदेश के काम होने चाहिए थे, ग्रांट जारी होनी चाहिए थी, तवज्जो दी जानी चाहिए थी, वो तवज्जो पूरी तरह मिसिंग लग रही है। और ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम समर्थन वापस ले लेंगे और घर बैठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, चंद्रबाबू नायडू एक प्लान बी के साथ ही करेंगे। जब प्लान बी रेडी हो जाएगा कि वो समर्थन अगर हटते हैं, तो प्लान बी क्या है? मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू को रत्ती भर भी, जरा सा भी कोई परहेज होगा प्लान बी तैयार करने में। और संख्या बल इसी लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में प्लान बी के लिए पूरा संख्या बल मौजूद है, इतना मैं कह सकता हूं। जी, प्लान बी बता तो दीजिए। ये शरद पवार का प्लान बी है, राहुल गांधी का प्लान बी है, किसका प्लान बी? तो इशारा तो कर दीजिए। अरे एक लाइन में बोल तो दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चंद्रबाबू नायडू इस तरह के तिकड़ों में माहिर हैं। उनको जब पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 240 का आंकड़ा है, उसको जो बैसाखियां चल रही है, बैसाखियों पर, एक तो उन्हीं की बैसाखी है, मजबूत बैसाखी, 16 एमपी है, पवन कल्याण के 2 एमपी, 18 एमपी का भारी भरकम। तो वो देखेंगे कि ये जो डिब्बा है, पटड़ी रेल का जो डिब्बा है, जो मोदी जी वाली ट्रेन से लगा हुआ है, वो डिब्बा दूसरी ट्रेन में जो वेटिंग में ट्रेन है, इंडिया अलायंस की, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में मिलकर चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। जी, 2019 में नायडू बाबू ने कांग्रेस के साथ जो है चुनाव लड़ा था और शरद पवार के बहुत ही करीबी मित्र हैं, और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, और राहुल गांधी से भी अच्छा रेपो है नायडू बाबू का। तो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि प्लान बी पर भी वो काम कर रहे हैं, यानी अगर इस तरह से भाव देना बंद कर दिया मोदी और शाह ने, तो फिर ट्रेन का डिब्बा जो है बदल सकता है। जावेद भाई के पास में आ रहा हूं। जावेद भाई, जब 4 जून को जब मोदी जी को 240 सीटें मिली और चेहरा उतरा हुआ था, तो मोदी जी की नाव बचाई नीतीश बाबू ने और नायडू बाबू ने, और 3-4 दिन तक लगातार, बल्कि मैं कहूंगा 10 दिन तक जितने भी कार्यक्रम हुए दिल्ली में मोदी जी के हाथों से, सब में नीतीश और नायडू ऐसा लग रहा था कि साहब किंग यही हैं। मोदी जी तो एक प्रधान सेवक हैं, किंग यही हैं। पूरी आवभगत हो रही थी, मेहमानवाजी हो रही थी, हर जगह माला डाली जा रही थी, और मोदी जी बार बार कह रहे थे कि ये एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार। अरे भाई, आज 100 दिन पूरे हुए तो एनडीए की सरकार कहां गई जावेद भाई? आज कहां हैं नीतीश कुमार और नायडू? भाई वो गैर मौजूद हैं, वो गैर मौजूदगी की एक वजह है, कोई उत्साह नहीं है, कोई वजह नहीं है। किस बात का जश्न मनाया जाए? कुछ होना तो चाहिए ना। क्या इस बात का जश्न मनाया जाए कि 4 विधेयक लाए और चारों पे रोल बैक करना पड़ा, पीछे गए? क्या मिल आपको कोई उत्साह नजर आ रहा है? ये तो ऐसी शादी है जिसमें वो हनीमून पीरियड भी नहीं हुआ। वो कोई आपको उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे में? प्रधानमंत्री का वो जो स्वागत था, वो जो उनके चेहरे। जावेद भाई बहुत बड़ी बात आप कह गए हैं। आप कह रहे हैं कि ये वो शादी जिसमें हनीमून ही नहीं है। इसका मतलब क्या मामला तलाक की तरफ पड़ रहा है क्या? नहीं, तलाक की तरफ तो अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी देखिए वो किस लिए इनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत
वैचारिक समन्वय हो गया है उनमें, और इनके विचारों से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हैं, इसलिए वो एनडीए सरकार को कर रहे हैं सपोर्ट, इसलिए क्योंकि उनको मदद चाहिए, उनको फाइनेंशियल पैकेज चाहिए, और वो दूध दूर हैं। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो उनके साथ हैं। जहां सूखने लगेगा सप्लाई चेन, वो, और आप नवंबर के बाद देखिएगा, वो इतना ज्यादा इन लोगों से एसोसिएट नहीं होना चाहते। इनके सपोर्ट तो कर रहे हैं, इनकी सरकार का हिस्सा है, इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे वाजपेयी जी के जमाने में या जैसे यूनाइटेड फ्रंट के जमाने में मैं देखता था चंद्रबाबू नायडू के लैपटॉप से दो प्रधानमंत्री निकले। मैं तो चश्मदीद गवाह हूं उन बातों का जी। वो उतना ज्यादा नहीं जुड़े हैं या 2019 लेकिन मैं जावेद भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप पिछले 30-35 वर्षों से लगातार नेशनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं, नायडू बाबू के साथ उठना बैठना, चाय पीना, वाजपेयी के साथ चाय पीना, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो आपको बुलाता नहीं, आपसे दिल की बात नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि जैसे पहले की कोलिशन पॉलिटिक्स होती थी वाजपेयी के टाइम पे, क्या मोदी उस धर्म को नहीं उसका पालन कर रहे हैं? क्या जो कोलिशन पॉलिटिक्स जैसे होनी चाहिए उस तरह से मोदी नहीं चल रहे? मोदी अभी भी वही है, उसी तरह के डिक्टेटर है जब वो 300 पे थे और 240 पर भी डिक्टेटर है? और क्या डिक्टेटरशिप ये नीतीश और नायडू फील कर रहे हैं, इस वजह से दिल्ली नहीं आए? देखिए, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनसे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते नरेंद्र मोदी से, इस सरकार से। दूसरा कि इनकी जो पॉलिसी है, एक पैक वक्फ बिल ला दिया, दोनों लोगों के समर्थक जो हैं वहाँ अल्पसंख्यक जो हैं अच्छी खासी तादाद में हैं, वो प्रभाव डाल सकते हैं। अच्छा, इस पे कोई राय मशवरा नहीं हुआ। जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, एक प्रेसिडियम था, उसमें बैठ के चर्चा होती थी, यूपीए में भी चर्चा होती थी, बहुत सी चीजें लोग कहते पॉलिसी इंडिसीजन नहीं था, वो राय मशवरा, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी, सबकी राय से अगर लोगों को बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम लगता था तो वापस लेते थे। मोदी जी का ये है कि आदत से मजबूर हैं, कभी कभी तो बातें तो कभी ठीक करते हैं थोड़े दिन के, लेकिन फिर कभी कोई इलेक्शन शुरू होता है या कुछ शुरू होता है तो फिर वो असलियत पे अपने आ जाते हैं। उनका जो नेचर है वो कंसेंसस की राजनीति वाला नहीं है, उनका नेचर है अथॉरिटेरियन, उनका नेचर है डिक्टेटर, एकला चलो समझ गए तो नुकसान होता ही है। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मोदी का जो नेचर है वो ये है कि जब तक काम की बात है तब तक तो है मोदी जी साथ में, और जैसे ही काम बना मोदी जी भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं, रिश्ते निभाते नहीं। ये जावेद साहब कह रहे हैं कि वो वाजपेयी वाला जो एक एटीट्यूड था, एक फ्रेंडली एटीट्यूड, वो नरेंद्र मोदी में नहीं, और शायद इसीलिए इस मौके पर वो आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखिए वाईएसआर को, जगन मोहन रेड्डी को और नवीन पटनायक को, वो सर के बल खड़े होके जब भी पिछली संसद में सरकार फंसती थी इनकी मदद करते थे। अब क्या हुआ, उनको यूज एंड थ्रो कर दिया, उनको पूछते भी नहीं है। जी, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जावेद साहब ने कहा कि पिछली बार जब मोदी जी क्राइसिस में फंसे किसी बिल को पास करने में या उनको जरूरत थी, तो नवीन पटनायक, उड़ीसा के तब के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी रातों दिन मोदी के साथ खड़े रहे। लेकिन आज जब दोनों कमजोर हैं तो मोदी जी ने जैसे यूज एंड थ्रो करते हैं, उनको भुला दिया, दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया। मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं। अभिषेक, नायडू बाबू के बारे में तो काफी बातें हो गई, नीतीश कुमार के जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि कल जो बैठक थी उसमें भी जाति जनगणना की बात हो रही थी। अब जाति जनगणना तो आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी की दुखती रग है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार भी नवंबर का इंतजार कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि मोदी कितने पानी में है, और अगर वो चारों इलेक्शन हारते हैं मोदी, तो नीतीश कुमार पुनर्विचार कर सकते हैं समर्थन पर? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार की स्थिति अभी यही है कि इस गठबंधन में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। खासकर गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी दिल्ली में उनको वो अहमियत नहीं दे रही है जिस अहमियत के हकदार वो बतौर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्हें ये बात साल रही है कि उन्हीं की पार्टी एक दौर में एनडीए चला रही थी, उन्हीं की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए को चला रहा था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब जॉर्ज साहब चला रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस, एनडीए गठबंधन को। आज उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को देखिए।
तब रक्षा, रेलवे, विदेश मंत्रालय का राज्य मंत्री पद दिग्विजय सिंह के लिए सब कुछ इनकी पार्टी के पास था। आज क्या है? ना उनको आरक्षण वाला मामला 9 शेड्यूल में गया, ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, और न ही पैकेज की मांग पर कुछ हुआ। पैकेज की मांग करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा जोड़कर गिना दिया गया। नीतीश कुमार की पार्टी तभी तक इस गठबंधन में है जब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई अच्छी सी डील फाइनल नहीं हो जाती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, चिराग पासवान आज जो कह रहे हैं, हो सकता है कि 5 दिन बाद वो ये कहते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि जन सुराज जो प्रशांत किशोर का मूवमेंट चल रहा है, 2 अक्टूबर को एक पार्टी की शक्ल में उसे आना है, और इस बात की चर्चा गर्म है कि दलित सीएम फेस उस पार्टी को चाहिए। तो चिराग पासवान इज ए पार्टी, इज ए लीडर विदाउट पार्टी, एंड प्रशांत किशोर है पार्टी विदाउट लीडर की सिचुएशन जो बिहार में बन रही है। दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं चलिए, जाने का ऐलान मैं मान गया चिराग पासवान, चिराग 5 सीटें वहां भी है, ध्यान रखिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 सीटें उनके पास हैं। चिराग पासवान महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए, जो उनकी उम्र है वो चलिए प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं। नीतीश बाबू क्या मोदी जी के साथ चुनाव लड़ेंगे अगर मोदी जी चारों राज्यों के चुनाव हार गए नवंबर तक? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। दीपक जी, डूबते हुए जहाज पर कौन सवारी करना चाहता है? कौन खोटे सिक्के पर अपना दांव लगाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। ओके, नीतीश कुमार हमेशा सेकुलर गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, बट दिक्कत उनकी यही है कि जब भी सेकुलर गठबंधन के साथ हो गए हैं, वहां एक छोटे विधायक दल के नेता के तौर पर वो सामने आए हैं। चाहे 2015 के चुनाव की परिस्थितियां हो या 2022 में जब वो गए थे तब की परिस्थिति हो। आज की तारीख में नीतीश कुमार का जो पहला एजेंडा है वो यही है कि अपने विधायकों की संख्या को ऊपर लेकर जाए, और जो राजनीति सामने आ रही है उस राजनीति में बीजेपी का वोट बैंक खिसक कर पीके के साथ जाता हुआ दिख रहा है। और नीतीश कुमार के वोटर की तरफ से बहुत बड़ा दबाव है कि जो सरकार आरक्षण के मुद्दे पर और विशेष राज्य के दर्जे पर झुकने को तैयार नहीं है, उसके साथ रहना एक तरफ से अपनी राजनीति को खत्म करने जैसा है। ओके, तो ये दुविधा महाराष्ट्र, झारखंड। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। आपका कहना है कि नीतीश दो राहे पर खड़े हैं, नवंबर का इंतजार है। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जब ये चुनाव सामने होंगे और उसमें अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, मोदी और शाह एक वीक विकेट पे दिखते हैं, तो नीतीश कुमार एक हारे हुए घोड़े पर दांव नहीं लगाएंगे। हो सकता अकेले दम पर या लालू के साथ वो बिहार का चुनाव अगले साल लड़े। मैं अब एक एक मिनट का सबसे जवाब लेना चाहता हूं लास्ट राउंड पे। मेरा पहला सवाल जो है वो रविकांत जी से। रविकांत जी, ये हमने समझ लिया आप लोगों से, सारे एक्सपर्ट से एक चीज तो समझ में आ गई कि आज 100 दिन के जश्न में नीतीश नायडू को इसलिए नहीं बुलाया गया कि मोदी जी अब अपने फिर उसी पुराने दिनों में लौट गए कि अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमित शाह 100 दिन का जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या जश्न मनाए जाएंगे। मोदी जो है उनको जो है आज बर्थडे केक काटा जा रहा है। सारे मंत्री, सारे मंत्रालय जो है 100 दिन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसमें नीतीश नायडू नहीं है। बिल्कुल भी इन लोगों को पूछा नहीं गया। कहीं ना कहीं एक संवादहीनता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए नवंबर के चुनाव के नतीजे आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, और मोदी जी हरियाणा भी हार जाते हैं, महाराष्ट्र भी हार जाते हैं, 2-3 राज्य उनके हाथ से निकल जाते हैं, तो क्या नवंबर में नीतीश कुमार, जिनको अगले साल सबसे टफ इलेक्शन फेस करना है, वो मोदी के घोड़े पे सवार होंगे, एक ऐसे घोड़े पे जो थका हुआ है, या फिर कुछ और सोचेंगे, लालू तेजस्वी के साथ चले जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। वो आज कसमे वादे कितने भी खाएं, लेकिन कल को अपनी पॉलिटिक्स बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए वो लालू तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं और मोदी के साथ भी रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें अपना वजूद बचाना। नवंबर में जो आप कह रहे हैं कि नतीजे अगर ऐसे आते हैं जिसमें मोदी जी कमजोर होते हैं और जिसके हालात दिख भी रहे हैं, ये जो अपमान आज हुआ है नीतीश और नायडू का, अगर सच में उनमें जरा भी स्वाभिमान होगा तो आज उन्होंने वो महसूस भी किया होगा। जैसे ही मोदी जी कमजोर होंगे और खुद आरएसएस के भीतर भी मोदी जी यानी पूरे गुजरात लॉबी को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं कि उनसे किनारा करना है। गडकरी साहब ने कुछ दिनों पहले ही कहा, भी कल परसों ही, कि मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऑफर मिला था लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया है।
अचानक नितिन गडकरी का ये खुलासा करना और आगामी जो लोक विधानसभा के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति और आज नीतीश और नायडू को नहीं बुलाया जाना, ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में मोदी जी को कड़ी परीक्षा देनी पड़ सकती है। ओके, और ये हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल ले एक बार। उनके लिए ये कुछ भी अजूबा नहीं होगा, ना वो पहली बार करने जा रहे होंगे। ओके, प्रोफेसर साहब ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि नवंबर का महीना एक अग्नि परीक्षा है मोदी के लिए, क्योंकि अगर इस अग्नि परीक्षा में वो पास नहीं होते, 4 में से कम 2 राज्य नहीं जीतते, मैं तो महाराष्ट्र जीत लें या हरियाणा जीते, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मुट्ठी खुल जाती है मोदी की, तो हो सकता है इस मुट्ठी में से बैसाखियां भी हाथ से निकल जाएं और नीतीश कुमार एक नया समीकरण बना सकते हैं। लखेड़ा साहब, एक लाइन में, 1 मिनट में मुझे जवाब चाहिए, क्या नवंबर का महीना इस देश की राजनीति को बदलने जा रहा है? मुझे तो ऐसा दृश्य नजर आ रहा है कि इस सारी आफत एक साथ आने वाली है। 4-5 राज्यों में जो हालात हैं, जो जमीनी फीडबैक मिल रहा है, वो बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंडर करंट है और कोई मुद्दा नहीं है कि आपको क्यों हरियाणा में क्यों वोट देना चाहिए। आपको जम्मू कश्मीर में वहां के लोग, घाटी के लोग क्यों वोट देंगे? आपने 370 खत्म किया, इसलिए वोट देंगे आपको। और अब आप कह रहे हैं कि धारा, वो कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा है। अरे आप क्यों बोल रहे हैं? कश्मीर वो तो हिस्सा है ही, हमारी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं। सवाल ये है कि जो गोले दगेंगे, मुझे तो गोले जब दगेंगे उनकी याद आ रही है, कि गोले की परिकल्पना याद आ रही है कि कैसे हो सकता है कि इधर से आरएसएस तैयार बैठा हुआ है। आरएसएस जो है इनको उठा करके बाहर करने की स्थिति में आने वाला है, क्योंकि अब जब आपकी वोट प्राप्त करने की जो पूरी क्षमता है, जो शक्ति है, वो सब रह नहीं जाएगी, तो आपको क्यों आपको ऊपर बिठा के रखेंगे? आपको रिप्लेस करेंगे ना, लीडरशिप को रिप्लेस किया जाएगा कि आप तो अब नकारा साबित हो गए, क्योंकि पिछले 10 साल से म्यूनिसिपैलिटी हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा है, लोकसभा है, हर जगह तो पोस्टर मोदी जी के लगे हैं। तो जब जीत का सेहरा आप मोदी जी के सर पे बांधा जा रहा है, तो हार का सेहरा किसके सर पे बांधेंगे? तो हार की भी तो जिम्मेदारी मोदी लेंगे ना। तो उनको पूछेंगे ना लोग कि मोदी जी हार की जिम्मेदारी लीजिए और इस देश से विदा हो जाइए। तो इस तरह के मुद्दे उठेंगे, गोले दागेंगे चारों तरफ से। चंद्रबाबू नायडू भी, नीतीश कुमार भी, आरएसएस भी, अपोजिशन भी और बीजेपी के भीतर भी जो इनसे खपा है, नाराज है, बहुत बड़ी लॉबी नाराज है। जी, ओके, बड़ी बात आपने कही लखेड़ा साहब। और आपका ये कहना है कि कारपेट बॉम्बिंग नवंबर के बाद हो सकती है। अगर मोदी शाह के हाथ से ये 4 राज्य निकले तो आरएसएस वो गोले दाग सकता है। नितिन गडकरी पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था। नायडू और नीतीश आज 100 दिन के जलसे में नहीं आए, इसका मतलब वो भी नाराज हैं और पार्टी के अंदर भी बगावत है। बहुत कुछ होने जा रहा है और ऐसी स्थिति का इंतजार राहुल गांधी को है। ये बताइए जावेद भाई, आप तो कांग्रेस काफी करीब से देखते हैं, राहुल गांधी के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहता है, कई आपने धमाकेदार इंटरव्यू भी राहुल गांधी के किए। राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है? अगर नवंबर में स्थिति कमजोर होती है, क्रैक्स होते हैं, दरारें दिखने लगती हैं एनडीए में, और अगर नायडू बाबू या नीतीश कुमार मंशा जाहिर करते हैं वापस लौटने की, राहुल गांधी क्या सरकार बनाने के इच्छुक हैं? क्या सरकार बनाने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं? क्या वो ऐसा फैसला लेंगे कि मौका मिल रहा है, चलो भाई आगे बढ़ो? वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे मोदी जी की सरकार का अंत हो सके। वो खुद सरकार बनाना, किसी और को बनाना, ठीक, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, स्वाभाविक रूप में अगर कोई ऑल्टरनेटिव बनेगा तो उसी के अराउंड होगा। लेकिन वो किसी भी, अब वो सबक सीख गए हैं, वो किसी भी कदम से गुरेज नहीं करेंगे जिससे वो मोदी को कमजोर कर सके। मतलब मत चूको चौहान वाली स्थिति है कि अगर मौका मिला राहुल गांधी को तो मत चूको चौहान की तर्ज में वो कूद जाएंगे, उस सिचुएशन में जो भी बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड होगा लेंगे। सरकार बना सकते हैं, पहल कर सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम। अभिषेक, काफी बातें हो गई, पूरी तरह से एक पोस्टमार्टम हमने कर दिया और इसमें अब कोई भी शक शुबा नहीं रही कि नीतीश और नायडू थोड़ा सा नाराज हैं। और आज अमित शाह ने जैसे 2 बार
जब वो 100 दिन की बात कर रहे थे, एनडीए सरकार के 100 दिन, 2 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। अमित शाह खुद एनडीए भूल गए और बीजेपी भी आज एनडीए भूल गई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अगर नायडू फैसला करते हैं शरद पवार के कहने पर, राहुल गांधी के कहने पे, चलो भाई डब्बा बदल लेते हैं, क्या नीतीश कुमार नायडू के साथ, नायडू की तर्ज पर वो भी डब्बा बदल सकते हैं? दीपक जी, नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए हम लोगों को 2022 की परिस्थितियों को समझना होगा। और आप और मैं, हम दो ही ऐसे पत्रकार थे जो खुलकर ये बात कह रहे थे कि अगले कुछ दिनों में नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने वाले हैं। अभी जो इंतजार हो रहा है, जो मुझे अंदरूनी जानकारी कुछ लोगों के माध्यम से मिली, उसमें ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों को लेकर जो हम लोगों के मन में भ्रम है, वो कि वापस जब पार्टी महाराष्ट्र में हारेगी तो ये जाएंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी में। जी नहीं, ये वही काम नीतीश कुमार की पार्टी वहां भी करवाना चाह रही है कि इनको बड़ी पार्टी में मर्ज कराओ। जैसे ओवैसी के एमएलए को पाला बदलने से पहले बिहार में जो जेडीयू में आना चाहते थे, उन्हें नीतीश कुमार ने आरजेडी में भेजा था, ताकि आरजेडी को विधानसभा के अंदर भाजपा से बड़ी पार्टी बनाया जाए। उद्धव ठाकरे के गुट में वो सांसद ना जाए, शिंदे गुट के सांसद चले जाएं कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी में, अगर सत्ता हाथ से फिसलती है तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी ये दोनों अपने पत्ते खोलेंगे। सबसे बड़ा इंतजार इस बात का हो रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी पॉलिटिकली डिफंक्ट होने की स्थिति में विधानसभा चुनाव में पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। उनके पास 7 सांसद हैं और नीतीश कुमार के बारे में तो तय मानिए कि इस गठबंधन के साथ उन्हें ज्यादा दिनों तक टिकना नहीं है। ये बात ज्यादा लोग बखूबी जानते हैं और कहते हैं। जी, बड़ी बात अभिषेक ने कहा कि नीतीश कुमार मोदी सरकार के साथ अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। उनकी जो भी मीटिंग्स, मुलाकात हो रही हैं बंद कमरों में, इसी तरह का आभास, इसी तरह का जो है इंफॉर्मेशन नीतीश कुमार कैंप से मिल रही कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मोदी एनी मोर। एक बड़ी बात कही कि महाराष्ट्र बहुत क्रूशल है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी चुनाव हारती है, और आज इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि बहुत खराब सिचुएशन में 50 सीट हो सकता है महाराष्ट्र में ना मिले, 288 में 50 सीट ना बीजेपी को मिले। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी चुनाव हारती है और एकनाथ शिंदे के हाथ से कुर्सी जाती है, तो उनके जो 7 सांसद हैं वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे मिलकर कहीं भी उनको शामिल कर सकते हैं, वो फिर बीजेपी में टिकने वाले नहीं है। और एकनाथ शिंदे के 7 सांसद अगर टूटते हैं और उधर चिराग पासवान प्रशांत के साथ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि देश की राजनीति में जो बादल हैं इस वक्त वो छटने वाले हैं। एक नई धारा, दिशा वहां से निकल सकती है। हो सकता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं मोदी जी की चली जाए नवंबर के बाद। तो नवंबर जितना क्रूशल नीतीश कुमार नायडू के लिए है, जितना राहुल गांधी के लिए, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा क्रूशल मोदी और शाह के लिए, अगर उनको अपनी कुर्सी बचानी। लखेड़ा साहब आप आए, जावेद साहब आप आए, और अभिषेक आपने भी खुलकर बातें की, और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत साहब भी जुड़े थे। 100 दिन पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो 100 दिन है ये जैसे तैसे कट गए। आगे के जो 100 दिन है उनका क्या होगा, उसको लेके बहुत सी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है देश की राजनीति में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।